हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री में थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो है मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। सबसे पहली बात हमारे माइंड में आ रही होगी बच्चों कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। मोलेकुलर एटॉमिक, इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो साइंस की वो एक लक्ष्मण कुमार, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए समझते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है बच्चों। तो ये साइंस की एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इसमें जैसे मान लो ये मटेरियल है, सब्सटेंस है। अगर इस सब्सटेंस की किसी भी प्रॉपर्टी के का एक्यूरेट हमें जानकारी चाहिए, तो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। इसके लिए करते क्या है, तो ये सब्सटेंस है, इसकी साइज वगैरह क्या है, ये सब पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, इस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इससे कांटेक्ट कराएंगे। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे इंसिडेंट कराते हैं, तो जब ये उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और उससे जो रेडिएशन इमिट होगी, रेडिएशन अगर बाहर निकलेगी, उसको किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर हम लोग कलेक्ट कर लें बच्चों, तो वो क्या बन जाता है, स्पेक्ट्रम बनता है। और उसका स्टडी करके इसकी हम प्रॉपर्टी को इजिली क्या कर लेते हैं, जज कर लेते हैं। जैसे यहाँ से आप देखो, मान लो ये कोई सोर्स है और यहाँ से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है सपोज दैट लेके चल रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कांटेक्ट कराएंगे इस ऑब्जेक्ट से। अब तो इस ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन ये इमिट करेगा बच्चों, इस रेडिएशन को किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर कलेक्ट कर लेंगे। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो रेडिएशन कलेक्ट होगा, इस रेडिएशन को ही कहा जाता है स्पेक्ट्रम। यही स्पेक्ट्रम है। अब इस स्पेक्ट्रम का यूज करके बच्चों, इसका हम लोग स्टडी करके, ये जो ऑब्जेक्ट था जिसपे ये रेडिएशन इंसिडेंट कराए थे, इस ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, साइज क्या है, इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी हम लोग कर लेते हैं। इसी टेक्निक को कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। चीजें समझ में आ रही है? तो चलिए यहां से देख लेते हैं। Molecular spectroscopy or spectroscopy is a branch of science which deal with the study of interaction of matter, मतलब मैटर में एटम हो या मॉलिक्यूल हो, विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी मैटर, एटम या मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंट्रैक्शन को ये क्या करेगा, डील करेगा। कौन? मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, अब यहाँ इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन, अब इस वे से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, द साइज, शेप, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इस सिस्टम से हम उस मॉलिक्यूल का साइज क्या है, शेप कैसा है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग दैट मीन्स स्ट्रक्चर स्टडी इजिली कर लेते हैं। बहुत ज्यादा काफी एडवांस टेक्निक है बच्चों, और हायर लेवल में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जनरल दिया गया होगा। तो बच्चों ये स्पेक्ट्रम ये जनरेट कहाँ से होता है, तो इसके लिए जनरल समझो, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में आप लोग बोहर थियरी वगैरह पढ़े होंगे। ये जो फर्स्ट सेल है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल वाला सेल है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें तब तक मूव करेगा जब तक इसको बाहर से आप एनर्जी प्रोवाइड ना करो। और जैसे ही बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हो, जैसे देखो ये एनर्जी आप लोअर एनर्जी लेवल में था, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी प्रोवाइड किए, तो ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाना स्टार्ट कर देता है। कहाँ जाता है? हायर में जाना स्टार्ट कर देता है। तो जब लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है बच्चों, इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल से, लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन अभी देख लो। तो ये लोअर से हायर में जाएगा, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा बच्चों, इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अच्छा, हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन बहुत कम टाइम तक रुकता है, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रुक सकता है, बहुत कम टाइम है। इसके बाद हायर लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल में आना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों यहाँ तो एनर्जी ज्यादा थी, लोअर में आएगा तो एनर्जी कम करना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी लिया था, तो जब हायर से लोअर में आता है वो सारी एनर्जी को इमिट कर देता है।
तो जब वो एनर्जी इमिट करेगा बच्चों, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन जो है वो क्या होते हैं, इमिट होते हैं। समझ में आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट लाइन जो है इमिट होते हैं। तो उसमें किसी कुछ लाइन की जो वेव लेंथ होगी वो इतनी ज्यादा होगी, ठीक है, कुछ की कम होती है, कुछ तो हम लोग हर लाइन को नहीं देख पाते ड्यू टू उनका जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ में डिफरेंसेस है, इस वजह से हम लोग, या एनर्जी की वजह से, कुछ हायर एनर्जेटिक होती हैं, कुछ लो एनर्जेटिक होती है, हम लोग केवल उन्हीं को देख पाते हैं जो विजुअल रीजन में आती हैं। जो विजुअल रीजन में आएंगी उनको हम लोग देख पाएंगे या उनका स्टडी कर पाते हैं। जो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सब जो रीजन में आती है इनको हम लोग देख नहीं पाते। चीजें समझ में आ रही है? तो यहाँ से जब हायर से लोअर में आ रहा है तो यहाँ से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ अभी बेसिक बातें हैं बच्चों। पूरा लेक्चर देखो, आपका स्पेक्ट्रा से वादा है, स्पेक्ट्रा में आपको कोई इफ बट नहीं मिलेगा। ठीक है, मरियम अंसारी, गुड आफ्टरनून बेटा। और एक बात बताते हैं, स्पेक्ट्रम थियोरिकल पोर्शन है, आपको एमएससी लेवल तक बहुत ज्यादा मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलता है। हम ये चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम को कुछ इस तरीके से पढ़ो बच्चों कि एक कहानी की तरह पढ़ो, कि चीजों को लर्न करना ना पड़े। कहीं आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करके इन्फॉर्म करो, उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक कहानी की तरह सिंपल वे में चीजों को समझने का प्रयास करो कि ये एक्चुअल में है क्या। और इस लेक्चर के बाद आपका स्पेक्ट्रम सबसे आसान लगने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हमें बेसिक फीचर पता चल गया स्पेक्ट्रम का, लेकिन यहाँ एक वर्ड आ रहा था बच्चों, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझ लेते हैं। इससे भी डायरेक्ट आपके इस सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? तो रेडिएशन तो समझ ही रहे हैं। सबसे पहली बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है। अब ये एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म होता है बच्चों, जिसमें नाम से पकड़ो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक ऐसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस रेडिएशन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सब चीजें समझ में आ रही है? अब इसका इंटरेस्टेड पॉइंट ये देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। ये चीजें समझ में आ रहा है, मतलब 90 डिग्री पे। एक पॉइंट तो ये समझ लो। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चों, इसका जो प्रोपागेशन होगा, प्रोपागेशन का मतलब किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो इसका जो प्रोपागेशन होगा बच्चों, वो इलेक्ट्रिक, फिर से ध्यान से समझना, यहाँ कंफ्यूजन होता है। हम ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रोपागेशन, रेडिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, उनका प्रोपागेशन। ये जो प्रोपागेशन होगा बच्चों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के परपेंडिकुलर होता है। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होगा ये भी परपेंडिकुलर होगा किसके? इसके प्रोपागेशन के। अब चीजें समझ में आ गई? अच्छा, तीसरी बात बच्चों, ये जो इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये वैक्यूम में ही कंटिन्यू क्या करता है, ट्रेवल करता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इसका प्रोपागेशन होता रहता है। और वो कांस्टेंट जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वो स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो स्पीड है, इसको c से दिखाते हैं, वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करती है? प्रोपागेट करती है। अब तो चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब देख लेते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर से देखोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वैसे एक चीज आपको यहाँ दिखा दें तो और ज्यादा आएगा। देखो, हम ये कह रहे थे कि मान लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, और ये डायरेक्शन क्या है? मान लो यहाँ से एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन है, इसमें ये प्रोपागेट कर रही है। अच्छा, इसका प्रोपागेशन का डायरेक्शन हो गया।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखा देते हैं यहाँ। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से इसका बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसका इस टाइप से प्रोपागेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अच्छा अब अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर यहां से देखेंगे तो अभी आपको हम क्या समझा के आ रहे हैं, हम तो ये समझा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका प्रोपागेशन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपागेशन सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस ले लिए, उसके बाद एक परपेंडिकुलर कर दिए वाई एक्सिस, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 2 डायमेंशनल है। अब 3 डायमेंशनल के लिए जैसे आपको 3 डायमेंशनल ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो 3 के लिए एक परपेंडिकुलर और डालना पड़ेगा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दी। तो अगर ये डायरेक्शन इसका है, प्रोपागेशन का है, और ये परपेंडिकुलर इसके क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो उसको हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं, कुछ इस टाइप से दिखाते हैं, देखो कुछ इस टाइप से। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से दिखाएंगे, ये प्रोपागेशन का डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को आप वाई से दिखा दो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जेड से दिखा दो। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल बनता है तो बोर्ड पे इस तरह आपको इजीली समझ में नहीं आएगा, तो उसी को यहां देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये इनके यहां से आप देखो कोऑर्डिनेट, ये एक्सिस है ना, देखो ये आपके पास कोई एक एक्स एक्सिस कर लो, इसको वाई कर लो और इसको जेड कर लो, 3 एक्सिस बना लो। तो ये देखो ये प्रोपागेशन का डायरेक्शन हो गया। प्रोपागेशन के डायरेक्शन के बाद ये जो रेड लाइन हम दिखा रहे हैं बच्चों, ये जो रेड लाइन है ये किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसके अलावा आप देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन, इस पे आप देखो, इस पे आप देखो, ये लाइन जो है ये किसकी है बच्चों, ये है मैग्नेटिक फील्ड की। तो कुछ इस टाइप से इसी को बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चीजें समझ में आ रही है ना, कमेंट करके आप लोग बताते चलो, जहां दिक्कत होगी तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चों, इसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी तो पल्स के फॉर्म में चलती है। देखो अब इसके बाद ये जो एक पीक है ना, अब ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, जो इसका हाईएस्ट पीक है बच्चों, अब इसी को बोला जाता है, इस जो इलेक्ट्रिक वेव है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड हो गया, और यहां से अगर इसको हम बना ले, इसका ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, अब दो कंटिन्यूअस पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसी को वेवलेंथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। यानी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये भी कभी कभी शार्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो इसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म और आएगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो अब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से पर सेकेंड, एक पॉइंट से पर सेकेंड कितना ऑसिलेशन हो रहा है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। सिंपल सा टर्म है। अगर आपको वेवलेंथ चाहिए तो दो कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। इसके अलावा वेव नंबर क्या है, तो ध्यान से समझना, जो हम पर सेकेंड ऑसिलेशन बोल रहे थे बच्चों, वो आप पर सेमी ऑसिलेशन बोल दो। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेमी, इसको वेव नंबर कह देंगे। समझ में आया। तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में क्या फर्क है, फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड था, और वेव नंबर में नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेमी सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो कुछ देख लेते हैं। आपको अगर एग्जाम में पूछ रहा है तब क्वेश्चन को कैसे लिखना है, तो आप लोग ऐसे एक्सप्लेन करना, द रेडिएशन एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके बारे में अभी एक्सप्लेन कर दी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपागेट ट्रेवल थ्रू स्पेस विथ वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के फॉर्म में। The electromagnetic radiation are characterized by their wavelength, frequency and wave number। इन्हीं की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इनसे करेक्टराइज करेंगे, वेवलेंथ से, वेव नंबर से और फ्रीक्वेंसी से। अब इसकी तो कोई जरूरत है नहीं।
अब जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, सिलेबस में है, ठीक है, तो थोड़ा इस पे केयर करना। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, जिसको आप लोग देख लेना कि ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल, ये तो समझाई दिए, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, इसमें कोई खास है नहीं, आपको न्यू बार और इनके बारे में भी डिस्कस कर ले रहे हैं, वैसे ही स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, पूछा है नहीं। अब यहां से इसकी कुछ प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वेवलेंथ, ठीक है, तो एक चीज आपको यहीं से समझा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो ये रिलेशन याद रखना, आपको पता है कि एनर्जी जो फोटॉन की एनर्जी आप लोग लेते हो E इज इक्वल टू एच न्यू, यही लेते हो। अच्छा E क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन निकला बच्चों, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, क्या है अभी बात कर लेंगे, लेकिन रिलेशन देख लो। अच्छा इसके बाद आपको एक बात और पता होगा कि न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा होगा, ये ध्यान देना। इसका मतलब निकला कि एनर्जी न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जबकि लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ये ध्यान देना। इसके अलावा एक और रिलेशन है बच्चों, चलो इसके अलावा एक और है बच्चों, वो है वेब नंबर। ये जो वेब नंबर होता है ना वो लेमडा यानी वेब लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज याद रखना, वेब नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ठीक है। तो यहां से ये तीन रिलेशन याद रखना जिनकी जरूरत पड़ेगी। बाई लैंग्वेज मतलब इंग्लिश हिंदी में भी पढ़ाना होगा, कमेंट करो, हिंदी में भी पढ़ाना होगा। चलो तो यहां से देखो सबसे पहला टर्म इसमें क्या है उसको आप लोग देख लो। जैसे आपके पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं बच्चों, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अब ये वेवलेंथ क्या है, तो ये तो अभी आपको समझा दिए, लिखना लिखने को शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकता है, तो ऐसे आप लोग लिखना, मतलब हम समझा दे रहे हैं। The distance between two adjacent crest and trough in a particular wave of radiation is called wavelength, यानी दोनों के बीच जो पीक है इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको वेव लेंथ कहेंगे। यूनिट याद रखना, वेरियस यूनिट होता है वेव लेंथ का, उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये याद रखना बच्चों, यूनिट याद रखना, छोटे छोटे कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। यूनिट तो क्लियर हो गया। रिलेशन जैसे 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनो का मतलब 10⁻⁻9 मीटर, पीको में भी लिया जाता है 10⁻12 मीटर, तो ये कुछ इनके यूनिट है। इसके अलावा बच्चों यहां से फ्रीक्वेंसी का टर्म है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोला करते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेशन है न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लेमडा, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। बाकी इसको हर्ट्ज, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। 1 किलो हर्ट्ज का मतलब 10⁻³ हर्ट्ज, ये आप लोग याद रखना, यूनिट कन्वर्जन में कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक टर्म और होता है वेव नंबर का, जो कि बताई दिए हैं, द टोटल नंबर ऑफ वेव विच कैन पास थ्रू ए स्पेस 1 सेमी, पर यही फर्क है कि 1 सेमी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेव नंबर बोला करते हैं। और वेव नंबर जो होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट क्या होगा, तो सेमी, अरे मीटर पर सेकेंड या सेमी पर सेकेंड, अरे जब डिस्टेंस है तो सेमी लोगे ना, मीटर पर सेकेंड या सेमी पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, जरूरत पड़ती है इसकी। इसके बाद एम्पलीट्यूड के बारे में बता ही चुके हैं। एनर्जी आपको पता ही है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, फोटॉन की जो एनर्जी होती है वही है। यहाँ से क्या क्या है आप लोग देख लो, ये सब बेसिक बातें हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अच्छा हिंदी में भी ठीक है बेटा लक्ष्मण, हिंदी में भी एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, ठीक है, मत टेंशन लो। अभी तक ये सब छोटे छोटे बेसिक टर्म थे जो कि इनमें इन्वॉल्व होंगे,
इस वजह से उसको क्विक डिसाइड मतलब उसका क्विक डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां से आपका मेन स्टार्ट होगा स्पेक्ट्रम में। अब बच्चों देखो स्पेक्ट्रम ऑफ ईएमआर। ईएमआर का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा देखो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज। अब ये सब है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिए, लेकिन ये समझाने से पहले एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा, सही मायने में स्पेक्ट्रोस्कोपी अब आपका यहां से स्टार्ट होने वाला है। इस टर्म से बच्चों वो है ईएम स्पेक्ट्रम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, विद्युत, और चुंबकी, मैग्नेट समझ ही रहो, विद्युत चुंबकी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ही है। अच्छा तो सबसे पहला बात ये बनता है बच्चों कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज है। तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चों, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अब उनमें उनका जो एनर्जी है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, इनको एक मतलब इनका जो एक डेफिनिट जो अरेंजमेंट होता है, मतलब एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार जब उसको हम लोग अरेंज करते हैं बच्चों, तो उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चीजें समझ में आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब। अब ये आपको याद रखना होगा, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के होते हैं, ध्यान देना। विद्युत चुंबकीय तरंगे यही 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक है कॉस्मिक रे, नाम याद रखना बच्चों, कॉस्मिक रे। दूसरा है वाई रे, गामा रे, सॉरी, दूसरा गामा रे, और उसके बाद एक्स रे, उसके बाद यूवी रे, यूवी मतलब इसको अल्ट्रा वायलेट बोला जाता है, और उसके बाद विजुअल रे, विजुअल यानी जो दिख सके, दृश्य क्षेत्र जिसको बोला जाता है, विजुअल रे। उसके बाद आई आर, आई आर को इंफ्रा रे कहा जाता है, क्या बोला जाता है, इंफ्रा रे। और उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। क्या ये याद रहेगा, इनका नाम आप लोग याद रखना बच्चों, यही 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। अब यहां से ये हम आपको क्यों लाए, यहां से इसलिए लाए बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, जैसे जब आप सन लोगे ना, तो सन से जो लाइट आती है हमारे पास, उसमें ये सारे रेडिएशन आते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग सुने हो ना ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का नाम सुने हो, तो ओजोन लेयर हम लोगों की रक्षा किस वजह से करता है, क्योंकि ओजोन लेयर क्या करता है ना, कि इसमें से जितने भी हायर एनर्जेटिक रे हैं, इनको आने से पहले ही रोक देता है, ये अर्थ पे आने नहीं देता है। केवल ये विजुअल रे वगैरह ही आ पाती है, जो हम लोगों के लिए उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक विजुअल रे नहीं होती है। समझ में आया ना, ये बहुत हाई अब इसमें देखो कुछ रे ऐसी होंगी जो कि जिनकी एनर्जी बहुत हाई होगी, ठीक है, और कुछ की एनर्जी कम होती है। समझ में आ रहा है। तो अब देखो, अब इसमें क्या है, सबसे हायर एनर्जेटिक इसमें कास्मिक रे है बच्चों। कास्मिक रे की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, उसकी एनर्जी 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये एनर्जी होती है कास्मिक रे की। गामा रे की एनर्जी 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है गामा रे की। इसके अलावा बच्चों एक्स रे की जो एनर्जी होती है वो 10⁵ से 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। अब सोचो कि जब आप लोग एक्सरे, अगर हम लोगों के बॉडी में कोई इश्यूज है, आप लोग एक्सरे वगैरह कराते हो ना, देखते हो ना, मतलब पूरे अंदर तक हर चीज को वो इमेज को शो करा देती है, कितने हायर एनर्जेटिक होती है। तो आप समझ लो गामा और कॉस्मिक रे ये कितना ज्यादा एनर्जेटिक होगा। तो गामा रे, उसके बाद है बच्चों यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे। इस समय यही कहा जाता है कि डिप्लेशन लेयर, जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो रहा है। और बच्चों अब अल्ट्रा वायलेट रे भी अर्थ पे आना स्टार्ट हो गई है, जो कि हम लोगों के लिए बड़ा हार्मफुल है, इसकी भी एनर्जी ज्यादा है। देखो एक्सरे 10⁻³ से 10⁵ से 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होंगे। यूवी जो रे है 10⁻³ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी होती है अल्ट्रा वायलेट की।
और जो विजुअल है, जो हमें सन से लाइट में जो एनर्जी मिलती है वो यही मिलती है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कंसीडर कर लो इनके एनर्जी और इसमें डिफरेंस जो हमें मिलती है। इसके अलावा IR इंफ्रारे है जो 1.5 से 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलता है, ये भी अर्थ पे आएगा। माइक्रोवेव 10⁻² से 10⁻³ भी, और रेडियो वेव 10⁻³ से 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का इनका आर्डर है। अब बच्चों तो इनमें सबसे हायर एनर्जेटिक कौन हुई? कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे की एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आर्डर लिखें, न्यू एंड, या यहां से अगर हम कहते बच्चों न्यू प्रोपोर्शनल, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब अगर इनका हम लोग आर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले कॉस्मिक, कॉस्मिक का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और सबसे कम किसका होगा बच्चों? रेडियो वेव। रेडियो वेव, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। यानी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर्डर है। अगर हम वेव लेंथ की बात करें, लेमडा की बात करें बच्चों, तो इस कॉस्मिक का लेमडा क्या होगा? सबसे कम होगा, और इसका लेमडा यानी वेव लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो ये याद कर लेना आप लोग। कमेंट करके बता दो क्या ये क्लियर हो गया? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आर्डर पूछे तो कॉस्मिक का साथ, कॉस्मिक इज ग्रेटर देन गामा, इज ग्रेटर देन एक्स, इज ग्रेटर देन यूवी, ये चलेगा। और वेव लेंथ का आर्डर चले तो ये कम होगा, इससे ये कुछ ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ये ठीक है। चलो आगे बढ़ते, लेकिन ये जरूरी पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ से इसी चीज को जो अभी आपको समझा रहे थे उसी चीज को यहाँ ये मेंशन करके सारी चीजें आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। बाकी अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ से वो सारी चीजें मेंशन भी है, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में कहीं मेजर किए हैं, कहीं वेवलेंथ के टर्म में, ये सारी चीजें हैं जिसको आपको हम डिटेल में अलग से समझा दिए। अब अगर यहाँ से किस रीजन में क्या क्या मिलने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होगा, तो उसको डिटेल से स्टडी करने के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे गामा रे रीजन में फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, वेवलेंथ ये होगा, ठीक है। और एक्स रे में, यूवी रे में, विजुअल रे में, तो सारी चीजें आप लोग देख लेना। वैसे यहाँ कोई बहुत काम की चीज नहीं है। इंफ्रारे, माइक्रोवेव, ठीक है, रेडियो वेव, इन सबों का। चलो अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं स्पेक्ट्रा का। कमेंट करके बताते चलना बेटा अगर कोई दिक्कत हो तो। चलो अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रा का क्लासिफिकेशन। बच्चों स्पेक्ट्रम, अब यहां से जो स्पेक्ट्रा का क्लासिफिकेशन किया गया है, अभी आएंगे इस पे कलर उलर पे, स्पेक्ट्रा का जो क्लासिफिकेशन। वैसे आपको जो मेन पढ़ना है वो आपको बता दें, इसमें से दो चीज पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। स्पेक्ट्रा कितने टाइप के होंगे बच्चों? दो टाइप के स्पेक्ट्रा देखे गए हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक इमिशन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, ये अभी जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको आप अभी क्लियर नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें कर लें तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। कैसे होंगी तो उसको आप देखो। पहले इसका टाइप वाला का चार्ट ले लो। देखो दो टाइप के स्पेक्ट्रा होंगे, एक इमिशन स्पेक्ट्रा और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। इमिशन का मतलब क्या होगा? इमिशन का मतलब ये होगा बच्चों कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ले लिए हो, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट कर दे रहे हो, ध्यान से समझना, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसका हमें स्पेक्ट्रा चाहिए तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दिए, हीट कर दिए। तो जब हम इसको हीट कर देंगे ना, तो हीट करने के बाद छोड़ दो, तो जब ये अपने आप ठंडा होगा, कूल होगा, इससे बहुत सारे रेडिएशन क्या होंगे, इमिट होंगे। समझ में आ रहा है? तो जब रेडिएशन ये इमिट होंगे और उसको किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लो तो उसका जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो इमिशन स्पेक्ट्रा होगा। समझ में आ रहा है इमिशन का मतलब? इमिशन का मतलब समझ में आ गया? अच्छा, तो यही इमिशन स्पेक्ट्रा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब होगा बच्चों? कि जैसे मान लो यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसको हम हीट नहीं कर रहे हैं, इस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं। दोनों में फर्क देखना, एक तो इसको हीट कर दिए, दूसरा क्या कर रहे हैं बच्चों, इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का
कंटेंट करा रहे हैं, ठीक है, अटैक करा रहे हैं। तो जैसे ही इंसिडेंट कराएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये उस रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, ध्यान से समझना, अब इस रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे ना। जैसे देखो, कहने का मतलब ये हमारे पास कोई मटेरियल है, इस पे हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट करा दिए, ठीक है। तो ये इसमें जो पार्टिकल थे उन्होंने क्या किया, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर दिया। जब एब्जॉर्ब करने के बाद यहां से जो रेडिएशन बाहर आएगा बच्चों, क्योंकि ये इस रेडिएशन को इमिट भी तो करेंगे, तो अब इसको अगर किसी प्लेट पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहां से जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगी, ये जो स्पेक्ट्रा मिलेगा बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इमिशन और एब्जॉर्प्शन में, इमिशन का मतलब ये होगा कि जब हीट कर दोगे उसको, वहां से जो रेडिएशन निकल रहे हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कांटेक्ट करा दो और वो जो रेडिएशन जो पास आउट होंगे, ठीक है। चलो, तो यही है, दो टाइप के स्पेक्ट्रा है, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा, अब ये भी फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और एक हो सकता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दो टाइप का हो सकता है, लाइन स्पेक्ट्रा एंड बैंड स्पेक्ट्रा। तो याद रखना बच्चों, ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है ये एटम का स्पेक्ट्रा होता है। लाइन स्पेक्ट्रा को ही हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। यानी जब किसी एटम का हम स्पेक्ट्रा पता करते हैं तो वो लाइन स्पेक्ट्रा होगा, ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रा बच्चों, ये मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा होता है। अगर किसी प्रॉपर मॉलिक्यूल का अगर स्टडी करना है तो वो बैंड स्पेक्ट्रा होगा। चीजें समझ में आ रही है ना। यानी इनका क्लासिफिकेशन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में किया गया। डिसकंटिन्यूअस दो टाइप के हो गए, लाइन स्पेक्ट्रा एंड बैंड स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। जैसे सोडियम मेटल वगैरह का अगर स्टडी करना है बच्चों, तो हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा उसमें मिलेगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और एक होगा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। फर्दर ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा, दो पार्ट में कनेक्ट होता है। लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा में ये कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये सारी चीजें हैं क्या, इनके बारे में एक एक करके देख लें, ठीक है। चलो, थियरी है ये सब। तो ये सारी चीजें आपको एक तरीके से समझा दे रहे हैं जहां से ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। चलो यहां से देखो, कमेंट करके एक बार इन्फॉर्म कर दो बच्चों, क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब एक एक करके देख लो कहां से क्या होता है। सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें बच्चों इमिशन स्पेक्ट्रा की, ये इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, तो इसके लिए बता रहे थे कि जैसे हमारे पास ये एक कोई मटेरियल है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अगर हमें स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। कहां तक हीट करते हैं, तो इसको रेड हॉट, क्या कहा जाता है इसको, रेड हॉट। रेड हॉट का मतलब ये होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसको आप हीट कर दिए, समझ में आया। तो जब ये लाल हो गया, बहुत ज्यादा हीट कर दिए, तो अब हीट करने के बाद क्या होगा बच्चों, कुछ टाइम तक इसको छोड़ दो। हीट किए, गर्म हो गया, पूरा रेड हॉट हो गया, अब इसको छोड़ दो। जैसे ही इसको छोड़ोगे, अब कूल कर दोगे, यानी जैसे ही ये ठंडा होगा बच्चों, तो यहां से बहुत सारे रेडिएशन को ये क्या करता है, इमिट करता है। अब इस रेडिएशन में जो लाइन आएंगी ना, उनमें कोई हायर एनर्जेटिक होगा, यानी फ्रीक्वेंसी किसी की ज्यादा किसी की कम, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये जो रेडिएशन है बच्चों, इसको हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इसको क्या कर लेते हैं, इन रेडिएशन को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब फोटोग्राफिक प्लेट पे रेडिएशन को कलेक्ट करेंगे बच्चों, अब इस रेडिएशन को ही बोला जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रा। ये रेडिएशन क्या होगा जो कलेक्ट हुआ है, इसको इमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब यहां भी बच्चों को कहीं कहीं स्पेक्ट्रा, कहीं कहीं स्पेक्ट्रम, ये दो वर्ड आते हैं बच्चों। दोनों एक ही चीज है, लेकिन आप लोग नाम सुने ना, सिंगुलर प्लूरल, जैसे एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम वर्ड यूज किया जाता है सिंगल के लिए, और स्पेक्ट्रा यूज किया जाता है अब एक से ज्यादा के लिए, ठीक है।
तो ये चीज हम यहाँ स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा बार बार निकल जा रहा है, तो आप लोगों को मैनेज कर लेना। स्पेक्ट्रम का मतलब किसी एक सिंगल के लिए बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रा का मतलब बहुत सारे रहेंगे। चलो, तो यहां से इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्पेक्ट्रा बोलेंगे। और जब इसका हम लोग स्टडी कर लेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी ये रेडिएशन यहाँ इंसिडेंट हो रही थी, इसकी पूरी प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, तो इमिशन स्पेक्ट्रा हमारा क्लियर हुआ। अब इस इमिशन स्पेक्ट्रा में स्टडी हम कैसे करेंगे? स्टडी ऐसे करेंगे कि बच्चों जब ये यहां से आपको निकलेगा ना, तो आपको सबसे पहली बात तो ये कि जो बैकग्राउंड दिखेगा, ध्यान से समझना, जो बैकग्राउंड दिखेगा वो आपको ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा। कैसा बैकग्राउंड दिखेगा? ये ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा। अब इस ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइन दिखेंगी। कैसी लाइन दिखेंगी? ब्राइट। ब्राइट का मतलब चमकीली। ऐसी ब्राइट लाइन आपको दिखाई देंगी। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये जो इमिशन स्पेक्ट्रा ये जो कलेक्ट किए, अब ये देखने में आपको कैसा दिखेगा? देखने में ऐसा दिखेगा। बैकग्राउंड आपका ब्लैक होगा, लेकिन इसमें जो लाइन आपको दिखेंगी बच्चों, वो कैसा दिखेंगी? ब्राइट लाइन दिखाई देती हैं। समझ में आया? तो इसी को कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रा। अगर आप इसको देखना चाहो तो आप लोग यहां से देख सकते हो। रुको, अभी दिखा रहे हैं कि नहीं? चलो, पीछे होना चाहिए वो इमिशन स्पेक्ट्रा। अगर यहां देखें तो यहां देख सकते हो ना, जैसे देखो ये इमिशन स्पेक्ट्रा है। यहां से इमेज में देखो, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? बैकग्राउंड ये कैसा दिख रहा है? बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है। और इस ब्लैक बैकग्राउंड पे आपको ये लाइन दिख रही है ना, देखो ये सारी लाइन ये दिख रही है। देखो, अब समझ में आया? कमेंट कर दो, क्या क्लियर हो गया कि इसमें इमिशन स्पेक्ट्रा में ब्लैक बैकग्राउंड पे मतलब डार्क लाइन जो है, मतलब ब्राइट डार्क बोल रहे हैं, ब्राइट लाइन जो है हमें दिखाई देती है। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा है। अच्छा, दूसरा होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या चीज है? तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहीं से समझा दें। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो हमारे पास कोई ये एक ऑब्जेक्ट हम ले लिए। अब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हमें पता करनी है, तो हम इसको हीट ना करके इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करा दिए। देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे बच्चों, तो अब यहां से जो रेडिएशन बाहर आएगा, ध्यान से समझना, जो रेडिएशन बाहर आ रहा है, वैसे यहाँ एक प्रिज्म यूज करते हैं, उससे जो रेडिएशन होता है तो हम प्रिज्म वगैरह यूज न करके जनरल मतलब समझा दे रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन निकल रहा है, इसको बच्चों जब फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि भाई जो एक ऑब्जेक्ट होगा, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से तो इसका यूज करके हम लोग इजिली जज कर लेते हैं प्रॉपर्टी वगैरह। तो अब यहां से ये जो स्पेक्ट्रा मिला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्योंकि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है। इस स्पेक्ट्रा की खासियत क्या है? तो यहां आप देख सकते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कि जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है बच्चों, ध्यान से समझना, यहां बैकग्राउंड ब्लैक था, लाइन जो थी वो कैसी थी? ब्राइट थी। यहां बैकग्राउंड आपका ब्राइट होगा, लेकिन जो लाइन आपको मिलेंगी ना, वो लाइन कैसी मिलेंगी? ये लाइन ब्लैक लाइन मिलेगी। समझ में आ रहा है? यानी डार्क। तो अगर शार्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए तो आप लोग इजिली बता सकते हो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बैकग्राउंड जो मिलता है वो ब्राइट बैकग्राउंड मिलता है, और जो लाइन आती है वो डार्क लाइन हमें देखने को मिल रही है। देख लीजिए, डार्क लाइन है ब्राइट बैकग्राउंड पे। इसी तरह इमिशन स्पेक्ट्रा में बैकग्राउंड आपका डार्क होगा, लेकिन लाइन जो होंगी वो ब्राइट लाइन होंगी। कब ये स्पेक्ट्रा कैसे मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां से एक टर्म और आ रहा है बच्चों कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट में क्लासिफिकेशन है।
एक क्लासिफिकेशन है कंटिन्यूअस और एक क्या है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जो चाहे इमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, इमिशन और एब्जॉर्प्शन तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, और दोनों दो टाइप के हैं, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। इनमें क्या फर्क है? तो देखो कंटिन्यूअस में क्या होता है बच्चों कि जैसे आप जनरली प्रिज्म का एग्जांपल लो, घर पे देखना सनलाइट से जो रे आ रही है उनको किसी प्रिज्म से पास आउट करो, या आप लोग रेनबो तो देखे होंगे ना, जो इंद्रधनुष वगैरह दिखता है, तो जैसे ही जब लाइन, जैसे मान लो ये आपके पास प्रिज्म था और यहां से हम सन से लाइट आ रही है, प्रिज्म से पास आउट होगी बच्चों, तो यहां से आपको ये 7 कलर में ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये लाइट कैसे हो जाएगी, 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी और आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब एक बात देख के यहां से बता दो कि क्या इसमें से आपको सबसे पहला बात कि स्टार्टिंग पोर्शन और जो एंड पोर्शन है, ठीक है, क्या ये दोनों सेम कलर के हैं? नहीं है। क्या इसमें कलर का आप सेपरेशन कर पा रहे हैं? क्या कहीं लाइन आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसमें क्या होता है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट होता है बच्चों, इसमें लाइन जो है एक दूसरे पे इस तरह मिली होती है ना कि इनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे देखो यहाँ ये कलर है, धीरे धीरे ये मतलब इस कलर में चेंज होता गया, ये डार्क हुआ, फिर कलर मतलब कलर लाइट कलर होता गया, मतलब एक दूसरे पे ही क्या होते हैं, ये एक दूसरे पे ही ओवरलैप्ड होते हैं। इनमें हम इजिली सेपरेट इनको नहीं कर पाते, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस बोला जाता है। कंटिन्यूअस समझ में आ गया? अगर याद ना हो कंटिन्यूअस तो याद रखना कि प्रिज्म से जो 7 कलर आते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं, उनको फर्क हम नहीं कर सकते। अब यही चीज अगर फर्क कर लोगे तो सीधी सी बात है वो डिसकंटिन्यूअस होंगे, ठीक है, कुछ यहाँ दिख रहा है, कुछ यहाँ दिख रहा है, कुछ यहाँ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, अब डिसकंटिन्यूअस में दो होते हैं, उनको समझना जरूरी है। एक है आपका लाइन स्पेक्ट्रा और एक है बैंड स्पेक्ट्रा। इन दोनों में फर्क क्या है बच्चों? तो देखो लाइन स्पेक्ट्रा को नाम याद रखना बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रा को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। यानी जैसे कोई एटम है तो उस एटम को पहले गैसियस फेज में बदल लो। जैसे मान लो आपके पास कोई, जैसे यहाँ क्लाउड ऑफ कलर गैस, मान लो कोई एटम सोडियम एटम है, ठीक है, तो अब सोडियम एटम है तो ये तो सॉलिड फॉर्म में है, तो पहले इसको आप किस में कर दो, हीट वगैरह करके इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कोई गैसियस एटम लेते हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, कोई मतलब नहीं होता है, गैसियस एटम ले लेते हैं। समझ में आया? अब बच्चों इस गैसियस एटम को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां से पास आउट कराएंगे, ध्यान से समझना थोड़ा, जब अगर इसको हीट कर दोगे, ठीक है, तो वहां इमिशन स्पेक्ट्रा में पहुंच जाओगे, और जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करा देंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में पहुंच जाएंगे। तो हम यहां से आप समझ सकते हो हम किसकी बात करने वाले हैं। हम यहां से जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस जो गैसियस एटम है, एटम ही मॉलिक्यूल नहीं एटम, इस पे इंसिडेंट कराते हैं बच्चों, तो अब यहां से जब इस पे हम लोग जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जब रेडिएशन को लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो अब यहां से हमें क्या दिखाई देता है, तो कुछ इस टाइप का ही आपको दिखाई देगा। ध्यान से देखना, कुछ इस टाइप से, यानी ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइन जो है एक दूसरे से क्या दिखाई देंगी, मतलब ये सेपरेट सेपरेट ही एक दूसरे से दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस रहेगा तो कंटिन्यू रहेगा, सेपरेट का मतलब क्या है, दोनों में कुछ क्या आएगा, डिफरेंसेस आएगा, देखने में कुछ इस टाइप से देखेंगे। आ गया समझ में? अच्छा, सेकेंड करते क्या है बच्चों, जो डिसकंटिन्यूअस में, एक तो ये लीनियर हो गया जो किसी पार्टिकुलर एटम को लेके हम करते हैं। अच्छा, सेकेंड है बच्चों डिसकंटिन्यूअस में बैंड स्पेक्ट्रा। तो बैंड स्पेक्ट्रा को हम लोग मोलेकुलर स्पेक्ट्रा कहते हैं, यानी जो हम यहाँ एटम लिया करते थे, अब गैसियस एटम न लेके बच्चों वो हम लोग मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है, और काम यही करेंगे। जब मॉलिक्यूल ले लेंगे, अब इस पे रेडिएशन अगर इंसिडेंट कराएंगे बच्चों,
और जब इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर इसको कलेक्ट कर लेंगे ना, तो अब वो कैसा दिखेगा, ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टेड है। वो आपको ऐसे दिखेगा कि अब मान लो आप इमिशन ले रहे हो या एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन लोगे, सॉरी एब्जॉर्प्शन लोगे तो ब्राइट बैकग्राउंड बोलना, इमिशन लोगे तो ब्लैक बैकग्राउंड बोलना, दोनों में एक चीज बोलना है। तो अगर जैसे हम यहाँ पर इमिशन अगर अगर एब्जॉर्प्शन के लिए ले रहे हैं बैंड स्पेक्ट्रा, तो बच्चों अब यहां से बैकग्राउंड हमारा कैसा दिखेगा, बैकग्राउंड पूरी तरह आपका ब्राइट बैकग्राउंड दिखेगा। समझ में आ रहा, ब्राइट बैकग्राउंड। और इस ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर जो रे आपको दिखेंगी ना, वो रे कैसी दिखेंगी बैंड में। तो बैंड में कुछ रे ऐसे दिखती है बच्चों, देखो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझो। चलो इसी पे समझा दे रहे हैं, यहां से तो समझ में आ रहा है ना। मान लो ये बैंड है, सॉरी ये आपका ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब इसमें हम लोग बैंड स्पेक्ट्रा अगर दिखाएंगे तो बैंड स्पेक्ट्रा कुछ इस टाइप से होगा बच्चों। पहले इसी कलर को ले लेते हैं, कोई एक कलर ले लेते हैं। देखो वो कुछ इस टाइप से होगा, जैसे एक यहां जो आपको एकदम ये लाइन दिखी ना, अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये लाइन धीरे धीरे कुछ इस टाइप से दिखेगा, इनका एक ग्रुप दिखेगा। देखो एक आपका ये दिखा, कलर ब्लैक होना चाहिए भाई, कलर ब्लैक है। चलो ये दिखा देते हैं, ध्यान से देखना। कुछ ये दिखेगा बच्चों, कुछ इस टाइप से एक ग्रुप आपको दिखे। देखो एक ग्रुप यहां दिखा, उसके बाद एक ग्रुप आपको यहां दिखेगा, फिर एक ग्रुप आपको यहां दिखेगा और एक ग्रुप आपको यहां दिखेगा। ये समझ में आ रहा है, इसी को बैंड कहा जाता है। समझ में आ गया बैंड का मतलब। बैंड का मतलब ये होगा बच्चों, और कि मतलब ऐसे ही लाइन के जो ग्रुप ग्रुप में लाइन आपको अलग अलग दिखाई देंगे। कंटिन्यूअस रहता तो ये फर्क नहीं दिखाई देता, लेकिन इसमें ग्रुप ऑफ रे आपको अलग अलग दिखाई देंगी एक साथ मिले हुए। और इनकी भी खासियत होती है, खासियत ये होती है बच्चों कि यहां से हर एक बैंड में, जैसे ये आपके पास एक बैंड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये हर एक में बच्चों जो फर्स्ट लाइन होगी ना, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगी, बहुत ज्यादा चमकीली होगी। ये फर्स्ट वाली बहुत ज्यादा क्या होगी, ब्राइट होगी, ये बहुत ज्यादा ब्राइट होगी। फिर कम 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 होती जाएगी, कुछ इस तरह ब्राइटनेस कम होता जाता है। समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, फिर थोड़ा सा लो, फिर लो, फिर लो, फिर लो, इस तरीके से होता जाता है। फिर दूसरा लोगे तो बहुत ज्यादा ब्राइट, फिर कम, ऐसा कम होता जाता, फिर बहुत ज्यादा, फिर कम। ठीक है, कमेंट करके बता दो क्या ये क्लियर हो गया एब्जॉर्प्शन और इमिशन का, या कोई कंफ्यूजन है तो इसको क्लियर करें। कमेंट करो बच्चों, जल्दी से कमेंट करो, हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा। बस ये थोड़ा ध्यान देना, इमिशन का लेना बैकग्राउंड ब्लैक करके ये डार्क कर देना, एब्जॉर्प्शन का लेना बैकग्राउंड ब्राइट करके इनको डार्क कर देना। ठीक है, कंटिन्यूअस लेना तो कंटिन्यूअस में कोई भी सेपरेशन लेयर आपको नहीं दिखेगी, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहेंगे। मोलेकुलर लेना तो मोलेकुलर में क्या ले लेना, बैंड ले लेना। अब किस बैकग्राउंड पे उस बैंड को लगाना है, अब एब्जॉर्प्शन है या इमिशन है, उसके बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा और कुछ नहीं है। कमेंट जल्दी से कर दो, अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। चलो, तो यहां से हमें पता चल गया, ये सारी बातें हमें पता चल गई। और नाम याद रखना इन दोनों को, कि लाइन स्पेक्ट्रा को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं और इसको बैंड। एक बात और बैंड से बता दे बच्चों, कि जो बैंड स्पेक्ट्रा हमें मिलता है ये बहुत कम टेम्परेचर पे मिलता है। ठीक है, कम टेम्परेचर पे बैंड स्पेक्ट्रा मिलता है। अगर कहीं बैंड स्पेक्ट्रा है बच्चों और टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो उस समय क्या प्रॉब्लम आएगी सोचो। अरे भाई मॉलिक्यूल है, जब ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल, जैसे मान लो अगर आपके पास NaCl लिए थे, ये लिए थे, ये तो है ना मॉलिक्यूल, इसका लो टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रा पता कर रहे थे। और जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इनके बीच बांड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बांड ब्रेक हो जाएगा बच्चों, तो सोडियम Na और Cl दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो क्या वो मॉलिक्यूल रह गए, नहीं, अब वो एटम बन गए।
इसका मतलब निकला कि अगर लोअर से हायर टेम्परेचर जैसे ही करोगे तो अब वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी जो लीनियर स्पेक्ट्रा है, या जिसको सॉरी लाइन स्पेक्ट्रा हम बोल रहे थे, वो लाइन स्पेक्ट्रा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बैंड स्पेक्ट्रा मिल रहा है कम टेम्परेचर पे, लेकिन वही टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो लाइन स्पेक्ट्रा मिलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो, तो ये कुछ बेसिक बातें रही इनके बारे में। आगे कह रहा है बच्चों, अब इसका क्लासिफिकेशन है। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द सब्सटेंस। ध्यान से समझना यहां से, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी सब्सटेंस, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, इस कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? दी स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे एटम पे हो या मॉलिक्यूल पे हो। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दी स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वेवलेंथ। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहां से अब आप लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसके बारे में कुछ बातें कर लें, उसके बाद मोलेकुलर स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी जो हम स्टार्टिंग में बता रहे थे। इसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है, आपको एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड कराएंगे तो लोअर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाना स्टार्ट कर देता है, तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और हायर से जब लोअर में आएगा, एनर्जी इमिट करेगा, इसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और बाकी यहां से एटॉमिक स्पेक्ट्रा में और आगे हम लोग देखते हैं, यही सारी चीजें हैं जो आपको बता रहे थे। यहां से अब मोलेकुलर स्पेक्ट्रा में ये जो सारी चीजें दिख रहा है बच्चों, जैसे रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या चीजें हैं, इनकी अभी आगे जरूरत पड़ने वाली है। इनकी तीनों की अभी आगे जरूरत पड़ेगी, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर से बैक आएंगे। आपको देखो कुछ इसी टाइप से स्पेक्ट्रा जो है, जब किसी कंपाउंड का हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो स्पेक्ट्रा आपको इसी टाइप से देखने को मिलता है। जैसे एक्सरे वगैरह जब आप लोग कराते होंगे तो इसी टाइप से दिखता होगा। चलो, अब पीछे के वो सारी चीजें जो अभी आपको हम ये सब स्ट्रक्चर दिखा रहे थे बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, ये यहां से आ जाओ, देखो ये सारे स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए अब कुछ टॉपिक्स आपको समझना पड़ेगा। उसमें एक प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, वो है बार्न-ऑपनियर अप्रोक्सीमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग एमआई पे ट्रिक कर लो, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बार्न-ऑपनियर अप्रोक्सीमेशन। अब ये बार्न-ऑपनियर अप्रोक्सीमेशन ये क्या है? तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया उसको हम लोग देखते हैं। उनका ऐसा सोचना था कि एनी मॉलिक्यूल हैज डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। बच्चों आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, उन मॉलिक्यूल की अलग अलग टाइप की एनर्जी वो मॉलिक्यूल रखता है। वो अलग अलग टाइप की कौन कौन सी एनर्जी है? एक है ट्रांसलेशनल एनर्जी बोला जाता है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग ईटी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बच्चों ये जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, आप लोग को एक बात बता जाए कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? मूवमेंट। अगर जैसे ही जैसे काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगा किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए, तो होता क्या है कि इसी तरीके से जैसे ट्रांसलेशनल जब मोशन होगा तो उस वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं, और इसको ईटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉलिक्यूल के पास एक ये एनर्जी होती है। ध्यान से याद रखना, ये जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है बच्चों, ये प्योर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी को ही ट्रांसलेशनल बोलेंगे। प्योर काइनेटिक, ये क्वांटाइज वगैरह नहीं होती, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसलेशनल एनर्जी कहेंगे। ईटी ये भी मॉलिक्यूल के पास होती है। मॉलिक्यूल के रोटेशन की वजह से, मॉलिक्यूल जो रोटेट करता है उस, अभी देख लो यहां से,
इस चीज को आप लोग देख लो रोटेशनल के लिए। यहां देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो। जैसे मान लो ये आपके पास मॉलिक्यूल है, देखने में आपको नहीं लगेगा बच्चों, लेकिन इस मॉलिक्यूल के बीच जो पार्टिकल का ये जो एक्सिस है ना, इसके थ्रू जो रोटेशन होता है, तो इस रोटेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको मिलता है, ध्यान से समझना, इसको हम लोग रोटेशनल ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशनल, यानी रोटेशन की वजह से जो एनर्जी का डेवलपमेंट होना। ठीक है, अगर यही चीज ऐसे देखो, एक्सिस पे जब ये वाइब्रेट करेंगे, कुछ इस तरह से इनमें वाइब्रेशन होता है, इसकी वजह से जो एनर्जी होगी उसको वाइब्रेशनल एनर्जी कहा जाता है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी ये मिल रही है बच्चों, वो मॉलिक्यूल के मूवमेंट के बेसिस पे मिल रही है। ट्रांसलेशनल एनर्जी है तो ईटी कहेंगे, रोटेशन की वजह से है ईआर कहेंगे। अगर वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। और बच्चों, जैसे आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट होता है वो एक फिक्स ऑर्डर में होता है। एनर्जी लेवल पढ़े है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आया समझ में? तो अब उनकी वजह से बच्चों जो एनर्जी का डेवलपमेंट होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहेंगे। ध्यान से समझ लेना, इनकी अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसी पे अब आगे का पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड करेगा। तो इतने टाइप की एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या, तो बार्न और पर्नियर ने बोला कि टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होगी बच्चों, इन सभी एनर्जी का क्या होता है, सम होता है। उन्होंने 2-3 पॉइंट बोला था। अगर एग्जाम में बार ऑपनियर अप्रॉक्सीमेशन आपसे पूछ रहा है तो ये फर्स्ट पॉइंट पे ये लिख देंगे कि एनी मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, दीज एनर्जीज आर टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ दीज एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है, सम होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, दिखा दोगे। ई टोटल मतलब ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये समझ में आया? अच्छा, इसके बाद बच्चों ध्यान से इस चीज को समझ लेना कि इसमें से जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, अब समझना जो हम बोलना चाहते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी है, इट्स नॉट क्वांटाइज, ये क्वांटाइज नहीं होती, मतलब ये प्योर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब बच्चों क्वांटाइज का मतलब ये होता है ना, आप लोग पढ़े हो ना कि एनर्जी जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो एच न्यू, 1 h न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू, कुछ इस फॉर्म में हम लोग लेते हैं, तो इसको हम लोग क्वांटाइज बोला करते हैं। जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है बच्चों, ये क्वांटाइज नहीं होती। तो जब ये क्वांटाइज नहीं होती तो स्पेक्ट्रा में हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? इस वजह से ट्रांसलेशनल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। बाकी रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये तीनों कैसी है, क्वांटाइज एनर्जी है। इनको हमेशा एच न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू इस फॉर्म में हम लोग मेजर करेंगे। चलो, तो आगे की पॉइंट प्रिंसिपल यही है, इंडिपेंडेंस। हाँ, एक बात और भूल गए, एक तो वो क्वांटाइज एक्सप्लेन कर दोगे, दूसरी बात एक्सप्लेन करोगे बच्चों कि ये जितनी भी एनर्जी है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, ये सभी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, अभी दिखाएंगे। दीज एनर्जीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये एनर्जी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। क्वांटाइजेशन, ये तो आपको बता ही दिए कि ईटी जो है प्योर काइनेटिक एनर्जी है और क्वांटाइज नहीं है, बाकी रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ये क्वांटाइज है। बिकॉज ट्रांसलेशनल एनर्जी इज नॉट क्वांटाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी, द इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड है, वो क्वांटाइज नहीं होती, इस वजह से उसको छोड़ के ई टोटल, ई रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक के सम को ही हम लोग टोटल एनर्जी लेके चलते हैं। अब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एनर्जी, अब डिफरेंट एनर्जी का अरेंजमेंट कैसे किया गया, ये रिलेशन याद रखना आप लोग। अप्रोक्सीमेशन है, इसी वजह से अप्रॉक्स रखा गया। एवरेज का मतलब, एवरेज का मतलब पूरी तरह फिक्स ना हो, तो वही अप्रोक्सीमेशन कंसेप्ट है, तो अप्रॉक्स लिया गया। द डिफरेंट एनर्जी लेवल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इस वजह से एनर्जी का ये आर्डर है बच्चों। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इसकी एनर्जी जो है ये सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद वाइब्रेशनल, फिर रोटेशनल, इसके बाद होगा ट्रांसलेशनल। ध्यान से समझना ये एनर्जी का आर्डर।
इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद वाइब्रेशनल, उसके बाद रोटेशनल, तब जाके ट्रांसलेशनल होती है। अच्छा, अप्रॉक्सीमेशन डिफरेंस है इनके बीच। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में जो चेंज है, ये अप्रॉक्स, जो वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज है उसका 10⁻³ टाइम्स होता है। और इनमें जो चेंज है बच्चों, वो अप्रॉक्स हो जाएगा रोटेशनल एनर्जी में जो चेंज है उसके 10⁶ टाइम। अब इसका मतलब क्या है, इसका जनरल सा छोटा सा मतलब ये है जो कि आप लोग जानना आपको चाहिए। जैसे इन दोनों पे हम समझाएं, अगर किसी मॉलिक्यूल में, ध्यान देना, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक बार अगर वाइब्रेशन होगा तो उसमें कितने टाइम रोटेशन होगा, 10⁻³ टाइम। कितना डिफरेंट है, 10⁻³, 10⁻6, 10⁻³ का डिफरेंट है। इसका मतलब ये निकला कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, अगर ये एक बार वाइब्रेट किया तो 10⁻³ टाइम वो क्या करेगा, उतने टाइम में रोटेट कर लेगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये आया समझ में ना। अगर कोई मॉलिक्यूल एक बार, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब लोअर एनर्जी लेवल से एक सेल से दूसरे सेल में जाना, तो अगर वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है तो उतने टाइम से बच्चों 10⁻³ टाइम क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। समझ में आया। और 10⁻6 टाइम क्या होगा, रोटेशन होगा। ये अप्रॉक्सीमेशन है, बर्नियर अप्रॉक्सीमेशन का कंसेप्ट। अब अगर आगे देखें तो बच्चों इस एनर्जी, ये जो जो भी एनर्जी की बात हम लोग कर रहे थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, अब इनको कुछ क्वांटम नंबर से डिनोट किया गया है। वही कहा, ईच एनर्जी टाइप इज एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक क्वांटम नंबर। वो स्पेसिफिक क्वांटम नंबर क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब आप लोग सिलेक्शन रूल वगैरह जब पढ़ाएंगे तो उसमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट सिलेक्शन रूल से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है बच्चों, ये इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी के अभी नोट कर लो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करेंगे, जो नंबर ऑफ सेल को बताता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेल हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। 1 2 3 4 अप टू आप आगे बढ़ाते जाओ। समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। बच्चों वाइब्रेशनल एनर्जी ईवी, ये इसके लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर यूज किया जाता है और इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी ये कहां से स्टार्ट होगा, 0 0 1 2 3 अप टू 0 से स्टार्ट होगा। क्या है, तो अभी एनर्जी डायग्राम में आपको ये क्लियर कर देंगे। इसी तरह रोटेशनल एनर्जी के लिए एक क्वांटम नंबर है जिसको रोटेशनल क्वांटम नंबर कहा जाता है और इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और इसकी भी वैल्यू ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3 अप टू, ठीक है। तो ये कुछ क्वांटम नंबर है जिनके लिए जिनका यूज किया जाता है इन एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम, चलो अब यहां से इन एनर्जी का यूज करके हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। और एक बात बता दें बच्चों कि इसके पहले का अभी तक जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे वो सारे के सारे बेसिक टॉपिक थे, लेकिन ये जो टॉपिक अब जो स्टार्ट करने वाले हैं, एक्चुअल में बच्चों को जो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। और जिनको अगर ये समझ में आ गया तो हम पूरा स्पेक्ट्रा पढ़ा डालेंगे बच्चों, जो अलग अलग यूवी IR कुछ भी पढ़ाएंगे आप लोग इजीली पकड़ लोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे खास है, अगर ये पकड़ में आ गया तो हमें पढ़ाने से पहले ही मैक्सिमम चीजें आपको आती रहेंगी। तो इस पे थोड़ा फोकस करना। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, उसमें ये तीन ही है, तीन टाइप के एनर्जी आप लोग देखें तो तीन टाइप के आपको स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। वो कौन कौन सा स्पेक्ट्रा होगा, एक होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल एनर्जी की वजह से जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो होगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ध्यान से समझना, मेरी बातों को हर एक छोटे छोटे पॉइंट यहाँ मेंशन किए हैं जिनकी आपको बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा। एक होगा बच्चों रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, और एक होगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ये तीन स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे।
रोटेशनल, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल और साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब ये हैं क्या, तो एक एक करके देख लेते हैं, फिर एनर्जी डायग्राम से देखेंगे तो सारी क्लियरिटी आ जाएगी। रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या है बच्चों, पहले एनर्जी याद रखो। ये स्पेक्ट्रा कब स्टार्ट होता है, जब अगर मॉलिक्यूल को 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर आप देंगे तो ये स्पेक्ट्रा स्टार्ट होगा। जब मॉलिक्यूल को 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी दे दिए, तो रोटेशनल के साथ साथ वाइब्रेशनल स्टार्ट हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल को बच्चों 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिए, एनर्जी और ज्यादा दे दिए, तब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होगा। कहोगे सर थोड़ा सा डायग्राम से बता दीजिए तो और अच्छा लगता है ये सब समझने में। चलो समझा देते हैं, डायग्राम से ही ज्यादा बेटर रहेगा। देखो हम यहां से कहना क्या चाहते हैं उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझ लेना, तो पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देखो बच्चों, कहना ये चाहते हैं कि आपके पास ये एनर्जी लेवल है, इसी को बस मन से आप लोग समझना, ये आपके पास एनर्जी लेवल है। अच्छा, जब आप लोग एनर्जी डायग्राम बनाते हो तो सबसे पहले लेते हो ना, कहते हो कि सर ये फर्स्ट सेल है, यानी n इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट सेल हो गया। इसी तरीके से आप लोग ये भी बोला करते हो कि n इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 2, और इसी तरह हो गया n इज इक्वल टू 3, ऐसा बोलते हैं। ऐसा देखते भी हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल वाले सेल में है, एनर्जी मिली तो लोअर से हायर में गया, यानी 1 से 2 में गया। ठीक है, अभी तक ऐसा ही हम लोग देखते आ रहे थे, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ ये चीजें हमें पता नहीं थी, जो कि यहाँ हम देखेंगे। तो बच्चों याद रखना, अब ये जो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जा रहे हो, तो यहाँ जो मूवमेंट होगा ना, जो एनर्जी की अब आपको जो जरूरत पड़ेगी, यहां से जो स्पेक्ट्रा, यही एनर्जी आपकी होती है ई, यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। यानी इतने एनर्जी दोगे तब जाके 1 से 2 में जाएगा। तो यहां जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में डायरेक्ट चला गया तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अब समझना। अब इलेक्ट्रॉनिक के बीच में बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक के बीच में वाइब्रेशनल होता है। इलेक्ट्रॉनिक के बीच में क्या होता है, वाइब्रेशनल होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जे से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जे से। जे इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक था, अब इलेक्ट्रॉनिक के बीच में क्या आ गया, वाइब्रेशनल आ गया। और ये जो वाइब्रेशनल है बच्चों, वाइब्रेशनल के बीच में रोटेशनल होता है। वाइब्रेशनल के बीच में क्या होगा, रोटेशनल होगा। देखो सॉरी, वाइब्रेशनल को हम लोग V से दिखाते हैं, रोटेशनल को J से दिखाते हैं। तो यहां बना लेना, ये V हो गया, और ये आपके पास क्या है, J हो गया। J इज इक्वल टू 0 से ये आगे तक आप जा सकते हो। ये समझ में आ रहा है, इसी को मेन समझना है। देखो हुआ क्या कि सबसे पहले जो दो एनर्जी लेवल के बीच में, ये जो दो एनर्जी लेवल है इसके बीच में वाइब्रेशनल है, और वाइब्रेशनल के अंदर क्या है, रोटेशनल है। समझ में आया, अब समझना ध्यान से। बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लो ये जो मॉलिक्यूल है, ये आपके पास मॉलिक्यूल है। अब हम यहां से ये समझेंगे ना, सबसे पहला चीज तो ये है कि मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले ये ऐसा बनाओ, एक को बनाओ रोटेशनल को, ये रोटेशनल पहले बना। अब रोटेशनल के बाद बना लो वाइब्रेशनल को, रोटेशनल के बाद किसको बनाओ, वाइब्रेशनल को। देखो ये वाइब्रेशनल बना, रोटेशनल, ये वाइब्रेशनल, और इसके बाद बनाओ इलेक्ट्रॉनिक को, ये इलेक्ट्रॉनिक को। अब ध्यान देना, होता क्या है कि जब मॉलिक्यूल को आप एनर्जी दिए, जैसे मान लो होता है ना, इसी को थोड़ा सा एनर्जी दिए, तो जब थोड़ा सा एनर्जी दोगे
तो वो यहां से यहां तक तो जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसमें मॉलिक्यूल में कुछ न कुछ तो होगा ही, थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो, कुछ एनर्जी दोगे बच्चों, तो ये जो रोटेशन है ना, यहां से देखो, यहां से यहां के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूल क्या करेगा, इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यानी वो यहां से यहां से यहां और यहां से यहां वो जाना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं समझ में? थोड़ा सा एनर्जी बस दिए तो वहां सिर्फ रोटेशन करेगा, और जो एनर्जी जनरेट करेगा वो रोटेशनल एनर्जी होगी। और J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1, या J इज इक्वल टू 1 से J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2 से 3, ऐसे ही वो क्या करता है, रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा एनर्जी दी तो। अब क्या किया कि एनर्जी बढ़ा दी। तो जब एनर्जी बढ़ाओगे बच्चों तो होता क्या है, पहले तो वो रोटेशन करना स्टार्ट करेगा, लेकिन रोटेशन के बाद अब एनर्जी ज्यादा दे दिए तो अब वाइब्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब यहां से यहां जाने लगेगा एनर्जी की वजह से। ये पहले तो रोटेशन किया फिर वाइब्रेशन करने लगेगा। और ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो पहले रोटेशन करेगा फिर वाइब्रेशन करेगा, उसके बाद वो डायरेक्ट एक सेल से दूसरे सेल में जाना स्टार्ट कर देता है। अब कमेंट करके बताओ, इजी वे में समझ में आ रहा है? ये एनर्जी पे डिपेंड करता है। कम एनर्जी दोगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा सिर्फ रोटेशन करेगा। एनर्जी बढ़ा दिए तो रोटेशन पहले करेगा फिर वाइब्रेशन करेगा। फिर एनर्जी बढ़ा दिए, रोटेशन वाइब्रेशन के साथ साथ वो सेल को छोड़ना स्टार्ट कर देगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब इस चीज को देखोगे तो आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो बच्चों, जैसे हम क्या किए कि एनर्जी, अब इन तीनों एनर्जी में देखो एनर्जी बहुत कम दी, सिर्फ 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, ठीक है। तो ये इतना कम एनर्जी था कि मॉलिक्यूल सिर्फ क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये निकला कि यहां हमारे पास जो दो एनर्जी लेवल होंगे, चलो रोटेशनल को एक J1 हो गया और ये क्या हो गया J2। ये J1 से J2 में जा सकता है और J2 से J1 में आ सकता है। देखो J1 से J2 में जा सकता है या J2 से J1 में जा सकता है। समझ में आया? तो ये अच्छा, यानी इसकी शिफ्टिंग J1 से J2 या J2 से J1 में हो सकती है। अब ध्यान से समझना, रीजन यानी ये किस रीजन में मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब रीजन का मतलब क्षेत्र, किस क्षेत्र में। तो बच्चों जब आप इस एनर्जी को देखोगे 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, याद करो स्टार्टिंग में आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एक चार्ट बनाए थे, बता रहे थे कि बच्चों ये एनर्जी है, कॉस्मिक रे का 10⁻⁷ बता रहे थे ना। तो अब आप लोग वहां से पता होना चाहिए कि भाई जब ये 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसकी एनर्जी है। तो जब देखोगे बच्चों तो वो एनर्जी मिलेगी माइक्रोवेव रीजन की। किस रीजन की, माइक्रोवेव रीजन जो है उसकी एनर्जी या तो यही होगी या बहुत मामूली डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जब ये एनर्जी बच्चों सिर्फ माइक्रोवेव रीजन की है तो इस वजह से ये जो स्पेक्ट्रा मिलता है इसका एक और नाम बन जाता है, क्या, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कहा जाता है। अब बच्चे क्या होते हैं ना, जब ये बेसिक चीजें नहीं जानते हैं तो कहीं रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोल दिया, कहीं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा बोल दिया, तो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कह रही क्या चीज है। लेकिन दोनों एक ही चीज है बच्चों। क्यों है, तो ये रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि रोटेशन कराने के लिए हम जब इतनी एनर्जी दिए तो सिर्फ रोटेशन कर रहे हैं, यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिल रहा है, और ये एनर्जी माइक्रोवेव रीजन की है। इस वजह से इस माइक्रोवेव रीजन के वजह से जो स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है तो उसको हम लोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो नाम दोनों याद रखना, रोटेशनल स्पेक्ट्रा या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, दोनों एक ही चीज है। समझ में आया? तो शार्ट क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करें तो आप लोग इजीली क्लियर कर लेना। बच्चों आगे इसका सिलेक्शन रूल है।
सिलेक्शन रूल सबका आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सिलेक्शन रूल से भी। इस सिलेक्शन रूल ही हमें इन्फॉर्म करता है कि जो स्पेक्ट्रा हो रहा है ये स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन है या इमिशन है। ठीक है, सिलेक्शन रूल अगर किसी का मिला तो देख के बता दोगे। इसके लिए अभी डिस्कस आगे हम लोग सिलेक्शन रूल के बारे में डिटेल से करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो कि इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिलेक्शन रूल इसका डेल्टा जे जो होगा वो होता है +-1। अब ये बात आती है कि सर ये +-1 क्या है, या कहीं डेल्टा V इज इक्वल टू +-1 लिखा, डेल्टा E इज इक्वल टू +-1 लिखा, इसका क्या मतलब है? इसका कुछ मतलब होता है बच्चों, जैसे एक हम समझा दे रहे हैं, इसी का समझा दे रहे हैं। जैसे देखो डेल्टा जे +-1 लिखने का मतलब, प्लस का मतलब ये होगा बच्चों कि ये जो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना। प्लस का मतलब अरे भाई एनर्जी वो लिया और लोअर से कहां गया, हायर में गया। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो वो प्लस इंडिकेट करता है। और एक बात बताओ, जब वो लोअर से हायर में जाएगा तो वहां कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है, दो ही टाइप के हैं, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हुआ जाता है, तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि ये जो +-1 है, इसमें +1 हमें क्या बताएगा कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, यानी स्पेक्ट्रा कैसा होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को शो करेगा +1। ठीक है, -1 किसको बताएगा कि हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर में आएगा तो वो बताएगा -1, और हायर से लोअर में आएगा एनर्जी इमिट करेगा, और वहां हमेशा कौन सा स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा। हमें लग रहा है अब क्लियर हो गया होगा। अब कहीं प्लस माइनस दे दे तो आप डायरेक्ट बताओ, प्लस का मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, माइनस का मतलब इमिशन स्पेक्ट्रा। चलो ये इसकी सिलेक्शन रूल की बात रही। आगे अगर हम लोग इसी पे बात करें बच्चों, अगर आगे हम लोग इसी पे बात करें, और है प्रोसेस, यही चीज आपको दिखा रहे हैं, लिख भी दिए हैं, एब्जॉर्प्शन का मतलब प्लस, इमिशन का मतलब माइनस। अब अगर दूसरे में रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल क्यों क्यों लिखा, तो हुआ क्या बच्चों कि अब हम एनर्जी थोड़ा सा बढ़ा दिए, 0.005 ईवी से 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कर दिए। और जब एनर्जी बढ़ गया तो मॉलिक्यूल पहले क्या करेगा बच्चों, पहले कम एनर्जी यानी रोटेशन करेगा। ठीक है, एनर्जी अब ज्यादा हुई तो रोटेशन के बाद वाइब्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से यहां पर जब ये एनर्जी आप रखते हो बच्चों, तो मॉलिक्यूल पहले देखो J1 से J2 में जाता है यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और उसके बाद वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है यानी V1 से V2 में। समझ में आ रहा है? तो एक बात याद रखना, इस एनर्जी के ऊपर प्योर स्पेक्ट्रा आपको नहीं मिलने वाला। आप प्योर सोचोगे रोटेशनल मिल जाए या वाइब्रेशनल मिल जाए, तो प्योर नहीं मिलने वाला। प्योर रोटेशनल आपको इसी एनर्जी पे मिलेगी। इस एनर्जी पे बच्चों वाइब्रेशनल के साथ साथ रोटेशनल भी मिलेगा। आ रहा समझ में? तो जब ये पढ़ते हो ना, तो इस एनर्जी पे स्पेक्ट्रा को रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है। और ये एनर्जी किस रीजन की है, तो ये एनर्जी बच्चों इंफ्रारेड रीजन की है। किस रीजन की है, इंफ्रारेड, जिसको औरक्त आप लोग शायद बोला करते हो हिंदी में, इंफ्रारेड रीजन की आती है। अब इंफ्रारेड रीजन के एनर्जी होने की वजह से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक और नाम है बच्चों, उसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपके इस सिलेबस में सबको अलग अलग यूनिट में पढ़ना है, तो अगर ये पता रहेगा ना तो वो पढ़ाना आसान रहेगा, या आप लोग खुद से कर लोगे, कुछ करना नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को हम लोग इंफ्रारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। इनके लिए सिलेक्शन रूल होता है बच्चों, डेल्टा जे के लिए पता ही है +-1, डेल्टा V के लिए भी +-1 होता है वाइब्रेशनल के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा समझ में फिगर बनी गया होगा
कि अब इस एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की, यानी 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिए। तो 5 से 10 किए तो भाई इलेक्ट्रॉनिक के बीच में क्या है, वाइब्रेशनल है, वाइब्रेशनल के बीच में रोटेशनल है। तो पहले कम रोटेशन करेंगे, फिर वाइब्रेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो इस एनर्जी पे तीनों हमें मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक के लिए N1 से N2 में जाएगा, उसके पहले V1 से V2 में जा चुका होगा, और उसके पहले J1 से J2 में जा चुका होगा। इसके लिए रीजन, तो ये जो मिलता है बच्चों, ये एनर्जी जो होती है, ये यूवी विजुअल रीजन की एनर्जी है। ये किसकी एनर्जी होती है, यूवी विजुअल रीजन की ये एनर्जी होती है। यानी अल्ट्रावायलेट और विजुअल रीजन दोनों के बीच की ये एनर्जी होती है। इस वजह से यहां जो स्पेक्ट्रा मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और याद रखना, ये प्योर आपको नहीं मिलेगा, इसमें कम्प्लेक्स मिलेगा। इसमें कम्प्लेक्स मिलेगा। कम्प्लेक्स क्यों मिलेगा, क्योंकि रोटेशन भी होगा, वाइब्रेशन होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो नाम ये याद रखना इनके लिए, बाकी ये सिलेक्शन रूल है। चीजें क्लियर चल रही है बच्चों। अब इन्हीं के बारे में आपको जो भी अब कुछ आप पढ़ोगे आगे ना, सब इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर ही दिए। ठीक है, अब ये एनर्जी डायग्राम है, जो कि अभी आप लोगों को हम समझा के आ रहे थे। जो कि जैसे देखो, ये स्ट्रक्चर आपको क्या कर रहा है, खुद से एक बार सोचो। ये दो एनर्जी लेवल हो गया। ये एनर्जी लेवल आपके पास मान लो N1 है, यहां से बना देते हैं। ये एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल यहां से हम बना दिए, ये N1 है, N इज इक्वल टू 1। और एक एनर्जी लेवल यहां हम बना दे रहे हैं, वो है N इज इक्वल टू 2। तो जब यहां से यहां जाएगा ना, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होगा। यानी यही यूवी होता है ना, अल्ट्रावायलेट, यूवी विजुअल रीजन। अब देखो इनके बीच ये क्या है बच्चों, यहां से यहां तक, ये किसको बता रहा है, ये इसको बताएगा बच्चों, ये वाइब्रेशन को। और वाइब्रेशन के बीच में क्या होगा, रोटेशनल होगा, जिसको ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। बाकी वही सारी चीजें हैं, केवल उसका ट्रांजिशन को दिखा रहा है, कैसे कैसे ट्रांजिशन होगा। और अब हम लोगों को इसके बाद एक पढ़ने को अब मिलेगा। अब इसी तरीके से एक एक को पढ़ लेंगे। कि जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसका सिलेक्शन रूल क्या है, क्या फार्मूला होता है, अब एक एक करके सबके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम लोग ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।